गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, ऑनर्स के। आप सब बीकॉम थर्ड ईयर ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं। मैं सीमा गोटवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं टॉपिक के बारे में, मैनेजमेंट प्रोसेस, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध प्रक्रिया के चरणों या प्रबंध के कार्यों के संबंध में एक मत नहीं है, किंतु वर्तमान अधिकांश विद्वान इन कार्यों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, निर्देशन, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। इसके अलावा भी कुछ फंक्शन हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन और रिप्रेजेंटिंग। आज हम ये सारे फंक्शन पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं लूँगी नियोजन, प्लानिंग। प्रत्येक प्रबंध अपने कार्य का श्री गणेश नियोजन से करता है। नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारित किया जाता है। इस हेतु प्रबंध भावी कार्य के साथ साथ इन कार्यों को करने हेतु साधन, विधियों, कार्य पद्धतियों, नियमों, प्रणालियों आदि का भी निर्धारण करता है। नियोजन के अंतर्गत प्रबंध इस बात का अग्रिम रूप से निर्धारित करता है कि क्या किया जाना है, कब करना है, किस प्रकार करना है तथा किसके द्वारा करना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किए जाने वाले कार्यों के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। गोइस के अनुसार नियोजन मूल रूप से एक चयन प्रक्रिया है। नियोजन की समस्या का जन्म कार्य के वैकल्पिक तरीकों के खोज के साथ ही होता है। नियोजन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उपयुक्त होता है। तो नियोजन करने तथा उसे क्रियान्वित करने में अनेक तत्वों या घटकों तथा साधनों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः उनको भी पहले से निर्धारित करना चाहिए, जैसे उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, प्रविधियाँ, नियम, बजट, व्यूहरचना और कार्यक्रम। ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। दूसरा है संगठन। ऑर्गेनाइजेशन। संगठन वह उपक्रम है जिसके द्वारा प्रबंध संस्था के सभी भौतिक तथा मानवीय साधनों का उपयोग करता है। संगठन वह कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंध मानवीय संसाधन में कार्य का विभाजन करता है, उन कार्यों को करने के लिए अधिकार प्रदान करता है तथा सभी कर्मचारी के बीच आपसी संबंध का निर्धारण करता है। दूसरे शब्दों में, संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के सदस्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किया जाता है तथा उनमें सब आपसी संबंधों को निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार परिणाम स्वरूप ही संगठन संरचना का निर्माण होता है, जिससे संस्था के अधिकारियों अधीनस्थ संबंध का जन्म होता है। संगठन कार्य के संबंध में अनेक 3 पृथक आगे वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिंग, निर्देशन। निर्देशन वह कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंध कार्य का नेतृत्व प्रदान करता है, अभिप्रेरित करता है, उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान की व्यवस्था करता है तथा उनके मनोबल को बनाए रखने का प्रयास करता है। निर्देशन के द्वारा प्रबंध कर्मचारी के व्यवहार को संस्था के अनुकूल बनाता है तथा उनमें से संस्था के प्रति अपनत्व भावना उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी को मिलकर स्वेच्छा से संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान देने में तत्पर होता है। तो इस प्रकार निर्देशन एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक क्रियाएं सम्मिलित हैं। कर्मचारी का नेतृत्व, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरवाइजिंग, कम्युनिकेशन आदि सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। निर्देशन कार्य के कुछ विद्वान प्रभावीकरण के नाम से भी संबोधित करते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में प्रबंध कर्मचारी एवं उनके सभी संबंध वर्ग अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे में निर्देशन शब्द की जगह प्रभावीकरण शब्द का उपयोग करना उपयुक्त भी प्रतीत होता है। निर्देशन तथा इसके अंतर्गत सम्मिलित सभी कार्यों के संबंध में पृथक अध्याय में हम आगे वाले चैप्टरों के इसमें हम इसकी डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नियंत्रण, कंट्रोलिंग। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का वह चरण है जिसके अंतर्गत प्रबंध
अपने कर्मचारी के कार्यों का नियंत्रण करता है। इस हेतु प्रबंध वास्तविक कार्य परिणामों की पूर्व निर्धारित कार्यों का परिणाम या नियोजन कार्य की तुलना करता है। तत्पश्चात उनमें कोई विचलन हो तो उन्हें ज्ञात करता है तथा उन विचलन को दूर करने का उपाय करता है। इस हेतु प्रबंध कभी कभी संपूर्ण प्रक्रिया को पुनः दोहराना भी पड़ता है। इस प्रकार नियंत्रण के द्वारा प्रबंध वह देखता है कि कार्य निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार हो रहा है या नहीं। नियंत्रण प्रक्रिया में 3 प्रमुख तत्व हैं: प्रमाप निर्धारण करना, कार्यों का मूल्यांकन करना और क्रियाओं में सुधार करना। नियंत्रण में आगे वाले चैप्टर में भी हम इसे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग। प्रबंध के अनेक विद्वानों ने समन्वय को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना है। लूथन गुलिक ने इस प्रबंध का अनिवार्य कार्य माना है तथा लिखा है कि यदि प्रबंध में कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता है तो समन्वय आवश्यक हो जाता है। समन्वय के द्वारा किसी कार्य को लगे विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को एक सूत्र में बांधकर क्रमानुसार संयोजक किया जाता है ताकि उस कार्य को पूर्ण कुशलता और प्रभावशीलता के साथ पूरा किया जा सके। तो संस्था की सफलता के लिए सभी प्रकार का समन्वय आवश्यक है। अब समन्वय कार्य नहीं प्रबंध का सार भी है। कहा जाता है कि प्रबंध कार्य नहीं प्रबंध का सार भी है। यद्यपि कई प्रबंध शास्त्री समन्वय को प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित कर रहे हैं, किंतु आधुनिक युग में प्रबंध शास्त्री समन्वय को प्रबंध का कार्य नहीं बल्कि प्रबंध का सार, प्रबंध की आत्मा समझते हैं। कुछ कहते हैं कि हम स्वयं भी इस मत का समर्थन करते हैं तथा समन्वय को सभी प्रबंध के कार्य का सार का परिणाम मानते हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी हैं जो फंक्शन हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन और रिप्रेजेंटिंग। इससे पहले जो मैंने बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग, तो ये जो 5 फंक्शन है ये मेन फंक्शन है। किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के लिए 5 प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जो प्रबंध शास्त्री उन्होंने और भी इसके फंक्शन बताए हैं, जो ये हैं डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन और रिप्रेजेंटिंग। तो डिसीजन मेकिंग में है प्रबंध एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करता है, वह यह है कि निर्णय, परंतु इस कार्य के संबंध में विद्वानों का विचार है कि प्रबंध प्रत्येक कार्य का निर्णय लेता है। सभी कार्य को करने के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं और पृथक कार्य के रूप में देखना अनुचित है। फिर भी निर्णय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। निर्णय एक विधि है जिसमें कार्य करने का वैकल्पिक तरीकों में से किसी एक तरीकों का चुनाव किया जाता है। दूसरा है स्टाफिंग, नियुक्ति करना। तो नियुक्ति करने के लिए कार्य में उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रबंध के नियुक्ति से संबंधित होते हैं। इस प्रकार कार्य के अंतर्गत प्रबंध का यह कार्य होता है कि वह प्रत्येक कार्य के लिए उच्च व्यक्ति का चुनाव करें, उसे उच्च स्थान पर नियुक्त करें और कार्य के कर्मचारी का चुनाव करें। प्रशिक्षण देना, पदोन्नति करना, मूल्यांकन करना, पारिश्रमिक देना, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। कोई भी संस्था अपने कर्मचारी से ये कहा है कि आप उनकी नियुक्ति किस तरह करें, स्टाफ कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ इसमें आती है। नेक्स्ट है इनोवेशन। वर्तमान युग में कोई भी व्यवसाय तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक वह नवाचार न करता हो। नव प्रवर्तन प्रबंध युग की मांग है, किंतु नव प्रबंध तब तक संभव नहीं है जब तक प्रबंध की आंतरिक सहवर्ती न हो। दूसरे शब्दों में अपने विद्वान व्यवसाय में कुछ न कुछ नव प्रबंध करने की प्रेरणा होती है। नव प्रबंध का आशय केवल तकनीकी और नव प्रवर्तन से नहीं है, बल्कि इसमें संस्था के उद्देश्यों की भली प्रकार की प्राप्ति की दिशा में है। किसी भी प्रकार का नव प्रवर्तन सम्मिलित किया जा सकता है, ये प्रोफेसर डेल कहते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व। प्रोफेसर डेल कहते हैं कि वर्तमान युग में प्रत्येक संस्था वातावरण की प्रणाली है, जो वातावरण को अनेक संस्थाओं जैसे सरकारी समिति, विभाग, व्यवसाय संघ, मर्चेंट चैम्बर, श्रम संघ, उपभोक्ता से प्रभावित होते हैं। इनमें निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए मंचों की सभाओं, समितियों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो एक रिप्रेजेंटिंग का अपने आप को रिप्रेजेंट आप कैसे कर रहे हैं, ये देखना होता है। तो मैंने आज आपको मैनेजमेंट के प्रोसेस बताए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए। तो बच्चों आप अपनी बुक के अंदर ज़रूर देखिएगा
और इसे स्टडी किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।